गुड इवनिंग ऑल। तो पिछले टॉपिक अपन ने देखे पहले ऐतिहासिक विवेचन रसशास्त्र का, तो इसका परिभाषा प्रकरण, द्रव्य वर्ग, और अपना फिर यह चल रहा था यंत्रोपकरण प्रकरण, जिसमें अपन ने विभिन्न यंत्रों के बारे में बात कर ली थी। मूषा के बारे में अपन ने बात कर ली थी। फिर क्रूसिबल जो उसका मॉडर्न फॉर्म था उसके बारे में अपन ने बात कर ली थी। और जो कोष्ठियाँ थी उनके बारे में बात कर ली थी। तो यहाँ तक अभी जब तक जुड़ रहे हैं बच्चे तब तक आपको किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर 4:30 से अपन क्लास स्टार्ट करेंगे। सर हम्म। सर इसका डाउट नहीं है, लेकिन बस रसशास्त्र पढ़ रहे थे तो जो महारस होता है उसमें आद्रिज वर्ड आया था, उसका क्या मतलब होता है? विमलाद्रिज वो श्लोक होता है सर, हम्म। अभ्रक वैक्रांते में एक विमलाद्रिज, विमलातो से है सर। आद्रिज जो वर्ड होता है उसका क्या मीनिंग होता है? कोई बताना चाहता है इसका मतलब? हम्म। पढ़ा होगा ना महारस में, कोई बताना चाहे तो बता सकता है। अच्छा, आप लोगों की क्लासेस होती हैं या फिर है ना, मतलब लॉकडाउन चल रहा है तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं? अद्रिज होता है शिलादिति का ऑफलाइन। पर्याय, ओके सर। है ना। बाकी अपन महारस पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ देंगे। ठीक है, और कोई डाउट किसी का? शुरू करें आज की क्लास। एक सेकंड में पेज पे आता हूँ जो अपना चल रहा है। यस सर। हम्म। एक सेकंड, ये डायग्राम यहाँ पे डाल रखे हैं, गैस स्टोव, पायरोमीटर और हॉट प्लेट और मफल फर्नेस के, तो इनकी आज अपन बात करेंगे। इसके अलावा पुट की अपन बात करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले गैस स्टोव की। गैस स्टोव मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी ऐसा होगा जिसने देखा नहीं होगा आज तक। जो अपने घर में जो गैस के स्टोव होते हैं उन्हीं को बोलते हैं अपन गैस स्टोव। ठीक है, तो गैस स्टोव आप याद करने की कोशिश करो तो उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहला एक सिलेंडर, एलपीजी गैस सिलेंडर, ठीक है, जिसमें एलपीजी गैस भरी होती है। दूसरा एक स्टोव होता है, ठीक है, जिसमें दो, तीन या एक या चार है ना बर्नर होते हैं। ठीक है, एक होती है कनेक्टिंग ट्यूब जो एलपीजी सिलेंडर को किससे कनेक्ट करती है, स्टोव से। और एक होता है दो या तीन या चार, जितने बर्नर हो गए उसके अकॉर्डिंग कितने रेगुलेटर होते हैं, तीन चार दो, जितने भी हों। ठीक है, तो ये अपना एक गैस स्टोव होता है। अब क्या है कि गैस स्टोव का जो सबसे पहले है ना विकास हुआ था, वो कब हुआ था, 1820 में। ठीक है, इसमें ईंधन रूप में प्राकृतिक गैस जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, एलपीजी या अन्य ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसे जलाने के दो तरीके बताए गए हैं। पहला स्टैंडिंग पायलट और दूसरा इलेक्ट्रिक इग्निशन। अब ये अपन कैसे समझ सकते हैं, ज़्यादा कुछ तो मेरे को इस बारे में मिला नहीं, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि कोई गैस स्टोव है, उसमें दो बर्नर है, एक बर्नर और दो बर्नर। ठीक है, यहाँ पे उनके रेगुलेटर है और ये पूरा चौकोर से अपन ने गैस बना ली। ठीक है, तो इसमें इंटरनली गैस के दोनों बर्नर्स के बीच में एक क्या होता था, स्पेस होता था, मतलब आपस में कनेक्शन होता था, कनेक्टिंग लाइन होती थी एक, है ना। उसमें बीच में एक छोटा सा ऐसे मान लो एक गैप होता था। ठीक है, ये छोटा सा गैप है ना। इस गैप में क्या करते थे अपन, माचिस की तीली की सहायता से आग जलाते थे। तो ये अपने मान लो ये आग लगी, थोड़ी हल्की सी ज्वाला जल रही है। फिर अपन जब ये रेगुलेटर को है ना आगे हिलाते थे या चेंज करते थे, बढ़ाते थे अग्नि को, तो ये दोनों जो बर्नर हैं वो जलने लग जाते थे। अब इसमें क्या होता था कि ये जो छोटी आग है ये भी कंटिन्यू जलती रहती है। तो इस टाइप का जो था पहले क्या चलता था अपने, स्टैंडिंग पायलट जो अपना बर्नर है या गैस स्टोव है वो। ठीक है, तो इस प्रकार का जो है स्टैंडिंग पायलट टाइप का गैस बर्नर था। और जो आजकल अपने घरों में मिलते हैं वो होता है इलेक्ट्रिक इग्निशन, जो अपन लाइटर से जलाते हैं। उसमें क्या होता है, स्पार्क होता है लाइटर का, तो उस स्पार्क से डायरेक्ट बर्नर में आग लग जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो है वो दूसरे टाइप का, कौन सा, इलेक्ट्रिक इग्निशन
टाइप का स्टोव होता है। तो ये हो गया। अब इसमें अपन बात करें कि इसको अपन यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो यूज क्या कर सकते हैं, जैसे कि जितनी कास्ट होती है अपन सोरस बना रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपने बनाया होगा गिलोय का, तो बनाया ही होगा, और किसी का पता नहीं मेरे को, पर गिलोय का जब आप काढ़ा वगैरह बनाते हैं या फिर सत्तू निकालते हैं, तो उस वक्त उसको जब गर्म करते हैं ना गैस पे, घनवटी बनाते हैं तो भी गर्म करना होता है, तो किस पे करते हैं अपन, नॉर्मल गैस स्टोव पे। तो वो है कि काष्ठ औषधियों का या विभिन्न औषधियों का क्वाथ निर्माण, स्वरस निर्माण करने के लिए, इसके अलावा जो भी अन्य औषधियों के जिसके में अपन को अग्नि की ज़रूरत होती है, नॉर्मल टेम्परेचर 100 200 300 200 250 डिग्री तक का ज़रूरी होता है, उतना टेम्परेचर देने के लिए जो है अपन गैस स्टोव का प्रयोग करते हैं। बाकी अपन घरेलू उपयोग तो बता सकते हैं कि खाना वगैरह बनाने में भी अपन इसका उपयोग करते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब हर चीज़ होती है, जो कोई भी चीज़ है वहाँ ज़रूरी थोड़ा ना पूरी तरह परफेक्ट ही हो, उसमें कुछ ना कुछ कमी भी हो सकती है। तो इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज क्या है, पहला एडवांटेज अपन बोल सकते हैं कि इसमें अपन हीट कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों, एक रेगुलेटर लगा हुआ है हर बर्नर के साथ, तो वहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, आँच को कम ज़्यादा कर सकते हैं ना, तो एक इंस्टेंट हीट कंट्रोल होता है। दूसरा क्या है, अब एलपीजी गैस है तो नेचुरल गैस है, पॉल्यूशन नहीं करेगी, तो लेस पॉल्यूशन अपन बोल सकते हैं, दूसरा एडवांटेज। तीसरा, इसको साफ़ करना, या फिर जैसे हर आपका गैस सिलेंडर ख़त्म हुआ, दूसरा गैस सिलेंडर बना दिया, तो रिफिलिंग हो गई इसकी, है ना, इसकी क्लीनिंग हो गई, ये थोड़ी कन्वीनियंट साफ़ सुथरी होती है, गैस यूज की और साफ़ करके रख दी, तो ये हो गया फ़ायदा, ठीक है। चौथा, इसकी एक्सपेंसेस, जैसे कि अपन ने बाद में इलेक्ट्रिक मफल वगैरह है ना जो आते हैं ना, मफल फर्नेस वगैरह, वो बहुत महंगी महंगी मशीन है, उनके मुकाबले बहुत सस्ती होती है, तो इसलिए इसको इनएक्सपेंसिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये इजीली अवेलेबल, घर घर में अवेलेबल है, तो इसको इजीली अवेलेबल भी बोल सकते हैं। ये इसके एडवांटेज है, किसके, गैस स्टोव के, ठीक है। और फिर दूसरी चीज़ इसमें यह है, डिसएडवांटेज इसकी अगर अपन बात करें, तो अगर आपके मान लो रेगुलेटर प्रॉपरली नहीं लग रहा है उसमें, ठीक है, रेगुलेटर में कोई प्रॉब्लम है, तो वो एक डिसएडवांटेज हो सकता है, मतलब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, कोई लीकेज हो सिलेंडर या पाइप में कहीं पे भी, तो वो भी एक डिसएडवांटेज हो गया। और फिर इसमें जो एलपीजी गैस यूज की जाती है वो हाईली इन्फ्लेमेबल होती है, यानी अब आप जानते हैं कि वो गैस को खुला नहीं छोड़ सकता, अगर खुला छोड़ा तो पूरे घर में फैल जाती है, फिर हल्की सी तीली लगी और पूरा घर उड़ सकता है। तो इस तरह से जो है हाईली इन्फ्लामेबल होने के कारण भी ये भी एक डिसएडवांटेज है। कभी मतलब अपन ने कोई गलत तरीके से काम किया, ठीक है, कोई असावधानी रखी, तो उससे अपन को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। फिर प्रॉपर वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है वो गैस निकलने के लिए, कई बार क्या हो, गैस वैस लीक हो, तो उसके लिए प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो, तो फिर वहाँ घर में ही गैस बढ़ती रहेगी, तो इसके लिए। और टेम्परेचर रेगुलेशन जो है इसका, ऐसा नहीं है कि जैसे अपन एक फ़िक्स टेम्परेचर कर सकते हो, 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री 100 डिग्री, ऐसा नहीं है। बस वो रेगुलेटर बढ़ाते जाओ और धीरे धीरे अपने फ्लेम इंक्रीज़ होती जाएगी, उस फ्लेम के अकॉर्डिंग टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। तो ये गैस स्टोव मैंने आपको एक बार शॉर्ट में समझा दिया, बाकी एक बार थ्योरी देख लेते हैं। सर्वप्रथम 1820 में विकसित किया गया, ईंधन के रूप में एलपीजी व गैस प्रोपेन ब्यूटेन वगैरह इसको यूज करते हैं। इसको जलाने के लिए स्टैंडिंग पायलट और इलेक्ट्रिक इग्निशन, दो तरह के तरीके हैं, यानी दो प्रकार के गैस स्टोव अपन मान सकते हैं। जिस गैस स्टोव में स्टैंडिंग पायलट होता है, वे स्टोव ऊपरी सतह से नीचे लगातार कम ज्वाला में जलते रहते हैं। मैंने जैसा बताया वो दोनों बर्नर के बीच जो है एक ऐसा भाग होता है जहाँ पे अग्नि हमेशा जलती रहती है उसकी, तो वहाँ से क्या होता है, ईंधन का लॉस होता रहता है कंटिन्यू, ठीक है। लाभ क्या है इसका, यह सरल है और बाहरी शक्ति स्रोत से स्वतंत्र है, यानी अपन को यहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ना कुछ और की जरूरत, आप बस ये गैस सिलेंडर और ये काफ़ी है, ठीक है। नुकसान क्या है, उपयोग में नहीं होने पर भी ज्वाला लगातार ईंधन को व्यय करती है, यानी यहाँ पे यही है, इसने किसके अकॉर्डिंग बताया, स्टैंडिंग पायलट के अकॉर्डिंग नुकसान बताया। मैंने आपको जो डिसएडवांटेजेस बताया वो एज जनरल बताया कि भाई फिटिंग रेगुलर नहीं हो, या फिर उसके सिलेंडर में या पाइप में कोई लीकेज हो, ठीक है। दूसरा, हाईली इन्फ्लामेबल गैस होती है, तो मतलब वहाँ पे अगर कहीं पे भी गलती से लीक हुआ और वहाँ पे तीली तक लग गई तो पूरा घर भी उड़ सकता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इतनी ज़्यादा इन्फ्लामेबल होती है वो गैस, ठीक है। फिर उसके बाद वेंटिलेशन आपको प्रॉपर चाहिए, टेम्परेचर रेगुलेशन एकदम पिन पॉइंट नहीं होता कि अपन को 20 डिग्री चाहिए तो फिक्स 20 डिग्री कर लिया अपन ने, तो वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती, तो इस तरह से आपको नुकसान देखने हैं। अब दूसरा आता है हॉट प्लेट। हॉट प्लेट क्या होती है, इसमें तीन चीज होती है, एक तो जो अपना उपकरण का जो बेस है, स्ट्रक्चर है वो, ठीक है, उसमें एक रेगुलेटर, टेम्परेचर रेगुलेटर होता है,
एक लाइट इंडिकेटर होता है जो बताता है कि हाँ भाई आपकी मशीन चल रही है या बंद है, और सबसे ऊपर होता है एक प्लेट, है ना। ये प्लेट किसकी बनी हो सकती है? ये प्लेट सिरेमिक हो सकती है, एल्यूमिनियम वगैरह की बनी हो सकती है। इस प्लेट के जस्ट नीचे क्या होती है? एक कोयल होती है, ठीक है। मतलब आप ऐसा ऊपर से स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि ये राउंडेड एक कोयल है, ठीक है। इसके ऊपर आपने एक प्लेट रख दी जो इसको पूरी कोयल को कवर कर रही है, ठीक है, ये प्लेट मान लो। तो इस तरह की ऊपर से स्ट्रक्चर दिखती है ना। ये ऊपर की स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दी। और सामने से देखते हैं तो कैसा दिखता है? ये स्टैंड हो गए इसके। यहाँ पे ये एक रेगुलेटर हो गया, ठीक है। इसमें ये पॉइंट बता रखे हैं टेम्परेचर के, है ना। एक ये अपने लाइट इंडिकेटर हो गया, और इसके ऊपर ऐसे करके और ये प्लेट लगी होती है। तो ये क्या हो गया अपना हॉट प्लेट, ठीक है। अब इस हॉट प्लेट का इसमें क्या काम कैसे करती है, इसका वर्किंग पैटर्न क्या है? जो इसमें कॉइल होती है वो राउंडेड फॉर्म में होती है, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में। तो आपने फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, एडी करंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। जब इसमें अपन इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, अपन बिजली देते हैं, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? हीट में। कैसे कन्वर्ट होती है? कि राउंडेड फॉर्म में जो वायरिंग होती है उसके कारण क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण फिर बाद में एडी करंट जनरेट होती है, और उस एडी करंट के कारण जो है अपने हीट जनरेट होती है। तो उस हीट से क्या होता है, जो मटेरियल है वो गर्म होता है। तो जो ट्रेडिशनल हॉट प्लेट आती थी पहले, उसमें सिर्फ अपन जो भी कांच के पात्र में ऊपर अपन बीकर वगैरह में अपन जो भी आइटम रखते थे, कंटेंट रखते थे, वो गर्म होता था। पहले वाली हॉट प्लेट का केवल यही यूज था कि उसमें अपन उसको ऑन करते थे मशीन को, उसमें थोड़ा रेगुलेशन से टेम्परेचर 10, 20, 30, 50, 100 कर देते थे। और है ना, उसके बाद अपन क्या करते थे कि भाई अपन है ना इसको क्या बोलते हैं, यूज करते थे कि बीकर वगैरह रख दिया, उसमें कोई भी लिक्विड वगैरह है वो गर्म हो जाएगा 100 डिग्री टेम्परेचर तक। तो ये उसका पहले उपयोग होता था। आजकल के जो हॉट प्लेट आते हैं उनमें स्टीरर साथ में होता है। स्टीरर मतलब कि ये जो करंट है, एडी करंट वगैरह के लिए वायरिंग है, उसके साथ साथ एक मैग्नेट भी कनेक्ट कर देते हैं, और एक मैग्नेटिक बीट और होती है, मतलब अलग से। मैग्नेटिक बीट क्या होती है? कुछ नहीं, एक मैग्नेट होता है छोटा सा जिसके ऊपर एक कोटिंग कर रखी होती है नॉन रिएक्टिंग मटेरियल की, ठीक है। तो क्या करते हैं उसमें कि जो अपन ने बनाया है, अपन ने अपना हॉट प्लेट, ठीक है, डायग्राम पे मत जाना, मैंने केवल समझाने की दृष्टि से आपको बता रहा हूँ। ये हॉट प्लेट है, इसके ऊपर कोई बीकर रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक अलग से एक क्या है, मैग्नेटिक बीट है, मतलब मैग्नेटिक एक मैग्नेट है जिसके ऊपर कोटिंग है किसकी, ऐसे मटेरियल की जो है ना, मतलब इलेक्ट्रिक वो क्या बोलते हैं, नॉन रिएक्टिंग होता है, जो जो अंदर कंटेंट है, पानी है या कोई भी और मेडिसिन है, उससे रिएक्ट नहीं करे। अब इस मैग्नेटिक बीट को किस में डाल देते हैं? इस पात्र में डाल दिया। अब क्या होता है, जब अपन इसको टेम्परेचर को रेज करते हैं, ठीक है, इसके साथ एक यहाँ पे ना इंडिकेटर के साथ जो है, यहाँ पे इंडिकेटर हो गया, और एक और होता है इसमें, यहाँ पे एक रेगुलेटर, है ना। वो क्या करता है कि करंट के फ्लो को, एडी करंट को बढ़ाता है, जिसके कारण क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने के कारण जो ये अपना मैग्नेटिक बीट है या चुंबक है, ये घूमता है, और जब ये घूमेगा तो इसके अंदर का मटेरियल भी पूरा घूमेगा। तो ये क्या होगा, स्टीरर, मतलब मिक्सिंग करने के काम आता है द्रव्यों को, ठीक है। तो ये आपको हॉट प्लेट समझ में आई? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो ये बताओ धीरे करूँ थोड़ी स्पीड? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। नहीं आ रहा हो तो आप पूछ लो, ठीक है। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही हो, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, तो आप मुझे बता दो, है ना। तो मैंने आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल बता ही दिया। इसमें क्या होती है, हीट कोइल्स होती है, ठीक है, जिनमें क्या बोलते हैं, हाईली जो होती है, ये रेसिस्टेंट पावर इनमें ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर ये एडी करंट फॉर्म करती है, और एडी करंट के कारण इसके वायर की रेजिस्टेंस और बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस बढ़ने से जो है यहाँ पे टेम्परेचर रेज होता है, ठीक है, टेम्परेचर रेज होता है। फिर उसके बाद अपन जो भी द्रव्य है उसको हीट कर सकते हैं। आजकल स्टीरर हॉट प्लेट आती है जिसमें आप स्टीयरिंग भी कर सकते हो द्रव्यों की, ठीक है।
ये आपको हो गया अपना क्या, हीट प्लेट, हॉट प्लेट। तो हॉट प्लेट के क्या एडवांटेजेस हैं, किसको ऑपरेट करना है इजी, आपको केवल एक रेगुलेटरी तो टेम्परेचर ही तो कम ज़्यादा करना है। दूसरी बात, इसमें क्या होती है कि ना जो सरफेस है जिसपे अपन ग्लास वगैरह रखते हैं वो एक छोटी स्मॉलर सरफेस होती है, तो उसमें है ना कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं रहता, कम कॉन्टेक्ट होता है। तीसरी, पोर्टेबल होती है, इस मशीन को कहीं भी उठा के ले जा सकते हो, ठीक है। इसकी मेंटेनेंस ईजी होती है और ये पोल्यूशन फ्री होती है, ये इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि आप ऐसा नहीं है कि एकदम से रेगुलेटर को जो है, ये आपका मान लो रेगुलेटर है, ठीक है, इसमें यहाँ पे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, ऐसे टेम्परेचर है आपके पास, है ना, और ये ऑफ है, ये ऑफ है, ये 10, 20, 30, 40, 50 और 60 है। तो ऐसा नहीं आप सीधे 60 पे ले जाओ, तो ये है ना परेशान करेगी मशीन, एकदम तेजी से गर्म नहीं होगी। तो पहले 10 या 20 पे जाओ या फिर 30 पे जाओ, ऐसे करके धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाना होता है। एक साथ टेम्परेचर बढ़ाने से क्या नुकसान हो सकता है, कोयल को डैमेज हो सकता है, कोयल खराब हो सकती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो है एक साथ टेम्परेचर नहीं देते, धीरे धीरे करके टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो इसका एक एडवांटेज भी है कई मामलों में, और कई मामलों में डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। स्लो हीटिंग इसका एक डिसएडवांटेज है। इसमें शॉक लगने की संभावना रहती है। जैसा मैंने आपको बताया, पहले जो हॉट प्लेट आती थी उसमें सिर्फ डायरेक्ट कोयल होती थी और सिरेमिक प्लेट की बनी होती, तो ऊपर सिरेमिक प्लेट होती थी। तो जैसे ही कोई बंदा उस पर हाथ लगाता था तो या तो उसको हीट के कारण जल सकता था या फिर करंट भी लग सकता है कई मामलों में। तो इसलिए जो है इलेक्ट्रिक शॉक की संभावना के कारण ये इसका एक डिसएडवांटेज मान सकते हैं। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी नहीं हो या बीच में बिजली चली जाए तो आप इसको कैसे यूज करोगे मशीन को, इसलिए ये भी एक डिसएडवांटेज में आप काउंट कर सकते हो। तो ये हॉट प्लेट हो गई। अगली क्या है, हीटिंग मेंटल। हीटिंग मेंटल क्या काम आता है, जैसे कि अपन कोई अर्क वगैरह निकालते हैं ना गुलाब वगैरह के, तो उसमें जो है हीटिंग मेंटल काम आता है, ठीक है। हीटिंग मेंटल का डायग्राम आपको मैं एक बार वापस दिखाता हूँ, कहाँ पर है। इसमें है क्या, इसमें बुक है आपके पास, बुक है क्या आपके पास, इसमें डायग्राम नहीं है। हाँ, तो हीटिंग मेंटल का डायग्राम देखो आप। हीटिंग मेंटल के डायग्राम में क्या होता है कि इसमें एक राउंडेड है ना स्ट्रक्चर होती है। डायग्राम तो मैं नहीं बना पाऊंगा। इस तरह से करके एक राउंडेड स्ट्रक्चर होती है जिसमें सामने ना एक रेगुलेटर होता है जो टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए होता है, ठीक है। ये अपना एक हीटिंग मेंटल स्ट्रक्चर होगी। फिर इसके अंदर क्या होता है, एक गड्ढा सा होता है जिसके अंदर के एक पाउच होता है। पाउच किसका बना होता है, किसी कपड़े या फाइबर का बना हुआ था, जो कि मतलब वो क्या बोलते हैं, जलता नहीं है, मतलब फायर को कैच नहीं करता आसानी से। इस तरह के कपड़े के, इस तरह के मटेरियल का एक जो पाउच होता है इसके अंदर, ठीक है। और इस पाउच के चारों ओर यहाँ पर इसमें क्या होती है, कोयल लगी होती है, एक वायरिंग, ठीक है। वो पूरे ऊपर से लेके नीचे तक पूरी वायरिंग होती है राउंडेड, ठीक है। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है हीटिंग मेंटल की स्ट्रक्चर। समझ में आया आपको, एक राउंडेड बेलनाकार सी स्ट्रक्चर होती है जिसमें बीच में एक ना गड्ढा होता है जिसके अंदर अपने क्या होता है कि जो कपड़ा होता है, ऐसा कपड़ा जो फायर कैच नहीं करे, उस कपड़े का एक पाउच होता है। इस पाउच के चारों ओर वायरिंग होती है, ठीक है। ऐसे मटेरियल की वायरिंग होती है जिसकी रेसिस्टेंस पावर अच्छी होती है, ठीक है। तो पूरे ऊपर से नीचे तक ये वायरिंग होती है। इसमें जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, 0 से 100 डिग्री तक इतना ही होता है इसका टेम्परेचर, ठीक है। इसका यूज अपन किस में लेते हैं, अर्क वगैरह निकालने में, द्रव्यों का, बस यही है इसमें, है ना। तो इसकी अपन थ्योरी देख लेते हैं। प्रयोगशाला में उपकरण और कांच पात्र को गर्म करने के लिए हीटिंग मेंटल का उपयोग किया जाता है। हीटिंग मेंटल ग्लासकोल या बर्न स्टेट से युक्त होता है, ठीक है। इसकी सहायता से डिस्टिलेशन एपरेटस द्वारा सुगंधित व उड़नशील द्रव्यों का अर्क निर्माण सुगमता से किया जाता है। यानी जो अर्क कल्पना है उसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है आजकल, ठीक है, एक्सट्रैक्ट निकालने में। जैसे कि गुलाब का एक्सट्रैक्ट आता है, जैसे गुलाब जल आता है ना जो मार्केट में, वो बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे अपने पास किसी के पास मशीन है तो घर में भी बना सकते हैं। इस तरह से हीटिंग मेंटल का उपयोग होता है। इंडक्शन स्टोव, या आपने सबने देखा हुआ है इंडक्शन
जो अपने काम चूल्हे की तरह काम करता है, ठीक है, बिजली से चलता है। तो इसमें क्या है, इंडक्शन स्टोव कुकिंग में बर्तन को गर्म करने के लिए इंडक्शन हीटिंग का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए बर्तन फेरोमैग्नेटिक धातु से निर्मित होना चाहिए, ठीक है। यह गैस चूल्हे की तरह ऊर्जा का नियंत्रण करता है। इंडक्शन स्टोव केवल बर्तन को गर्म करता है, पात्र के चारों ओर वायु को गर्म नहीं करता है। जैसे कि आप गैस को यूज करोगे तो जिस जगह जिस रसोई में गैस होती है ना, वहां पे जब तक गैस जल रही होती है तब तक आसपास के एनवायरनमेंट में हीट होती है, एक टेम्परेचर बाकी टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन इंडक्शन में ऐसा नहीं है। इंडक्शन में जो सिर्फ प्लेट है ना, जो इंडक्शन की, सिर्फ वही गर्म होती है, उसके अलावा आसपास की जो एयर है या एनवायरनमेंट है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यही यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। इंडक्शन कुकिंग में जलने की संभावना बहुत कम होती है और ऊर्जा की हानि भी कम होती है। अब जब एनवायरनमेंट ऊर्जा ले ही नहीं रहा तो ऊर्जा की हानि भी उतनी नहीं होगी, ठीक है। फिर आता है हॉट एयर ओवन। ओवन के अपने जो नॉर्मल ओवन होता है वैसा ही है ये क्या होता है, मुख्य रूप से जो है विसंक्रमण के काम आता है। जैसे अपने कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो गए, ठीक है, उनको जो है डिसइंफेक्ट करने के जो ये काम आता है, ठीक है। एक फ्रिज टाइप की स्ट्रक्चर होती है जिसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये अपना स्ट्रक्चर है, इसमें कई चैम्बर बटे होते हैं, ठीक है। उन चैम्बर में अपन एपरेटस को रखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, नीचे का टेम्परेचर तो होता है थोड़ा कम, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर रेज होता जाता है। इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे एक थर्मल रेगुलेटर होता है, यहाँ पे एक इंडिकेशन लाइट होती है। तो ये रेगुलेटर से अपन टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस प्रकार का जो होता है हॉट एयर ओवन होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया पूरा। तो हॉट एयर ओवन के बारे में यहाँ पे क्या है कि यह मुख्य रूप से विसंक्रमण के काम आता है, ये अपन ने देख लिया है ना। इसमें शुष्क वायु का उपयोग किया जाता है, मतलब ये पूरी तरह से सिर्फ इसमें एयर होती है, कहीं भी इसमें वेपर या मॉइस्चर नहीं होता है अंदर, ठीक है, एकदम शुष्क होता है एरिया। फिर सामान्यतः 50 डिग्री से 300 डिग्री तक के तापमान पर ये संचालित होता है। इसमें थर्मोस्टेट द्वारा तापमान को नियंत्रित किया जाता है। थर्मोस्टेट कुछ नहीं, वो जो अपना रेगुलेटर है उसी को यहाँ पे थर्मोस्टेट बोला है। तो थर्मोस्टेट के द्वारा जो है अपने तापमान को, टेम्परेचर को नियंत्रित किया जाता है। इसकी दोहरी दीवार ताप को अंदर ही रखती है, मतलब इसमें जो जो अंदर की जो दीवारें होते हैं ना, मटेरियल होता है वो ऐसा डबल मटेरियल यूज करते हैं, जिससे क्या होता है टेम्परेचर बस इसी के अंदर है, इससे बाहर लीक नहीं हो, ठीक है। इसके अंदर ट्रे रखने का स्थान रहता है, मैंने आपको बताया था अलग अलग चैम्बर बनाते हैं जिसमें आप एक ट्रे रख देते हैं जिसके अंदर आप जो भी मटेरियल को डिसइंफेक्ट करना है वो रख दो, ठीक है। प्रयोगशाला लेबोरेटरी यूजेस के लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि वहां पे अपन क्या करते हैं, जैसे कि अपने HB ट्यूब वगैरह है, इनका यूज बहुत करते हैं अपन टेस्टिंग के लिए, है ना, CBC वगैरह करते हैं। तो फिर इन HB ट्यूब्स को क्या करते हैं, साफ करके और फिर डिसइंफेक्शन के लिए हॉट एयर ओवन में डाल देते हैं। तो इस प्रकार से जो है हॉट एयर ओवन के यूज होते हैं, ठीक है। हॉट एयर ओवन क्या होता है, इजी टू इंस्टॉल होता है, इसको इंस्टॉल करना आसान होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, ठीक है। इसमें वाटर या प्रेशर की कोई जरूरत नहीं पड़ती है और ये आवाज भी नहीं करता है, ठीक है। ये इसके जो है एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस क्या है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम लेता है, और इलेक्ट्रिसिटी इसके लिए जरूरी होती है, बिना बिजली का काम नहीं करता। तो इस प्रकार से जो है अपना हॉट एयर ओवन भी कंप्लीट होता है। अब अपन आगे आते हैं पुट पे। तो सिलेबस में क्या क्या पॉइंट है पुट से रिलेटेड, पुट के सिद्धांत, परिभाषा एवं प्रकार, फिर सूर्य पुट और चंद्र पुट और गोबर पुट, 3 है। फिर ये सारे बाकी बच्चे कुछ जितने भी हैं सब अग्नि पुट में आते हैं। लावक पुट हो गया, कुक्कुट पुट हो गया, कपोत पुट हो गया, ठीक है, वराह पुट हो गया। इसके अलावा जो है अपना गज पुट, महापुट, कुंभ पुट और वल्लक वालुका पुट, भूधर पुट, ठीक है। इसके अलावा जो मफल फर्नेस और डीजल भट्टी है उनके बारे में पढ़ेंगे, और थर्मोकपल और पायरोमीटर के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें अपन पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं अपन, पुट का शुरुआत करते हैं अपन। तो पुट क्या है, पुट बनाने का प्रयोजन क्या है कि पुटपाक्स के द्वारा जो औषधियां निर्मित करते हैं वो निर्दोष यानी दोष रहित और गुणयुक्त होती है, ठीक है। अब पुट की परिभाषा अपन देखते हैं। तो रस, महारस, उपरस, साधारण रस, धातु, उपधातु, रक्त, उपरक्त आदि द्रव्यों के पाक या भस्म करने के लिए अग्नि के मान को सूचित करने वाले माध्यम को पुट कहते हैं। मैंने आपको बताया था जैसे अग्नि का जो अपन प्रमाण है, कितनी मात्रा में अपन को हीट चाहिए, उसको बताने वाला क्या होता है, पुट होता है, ठीक है। फिर यह क्या होता है, अग्नि का निश्चित प्रमाण को वन्योपल या तुषो द्वारा प्राप्त किया जाता है। मतलब पहले के जमाने में ऐसा तो था नहीं, गैस स्टोव हो या मफल फर्नेस जैसी मशीनें हो,
तो पहले जो थे वो थे गोबर के कंडे, ठीक है, वन्योपल, तुष यानी घास फूस, तिनके, लकड़ियां, यही थे पहले के ईंधन। तो इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। तो अग्नि के निश्चित प्रमाण को वन्योपल व तुष के द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अग्नि की मात्रा व काल का निर्धारण का मानदंड ही पुट है, यानी जो अग्नि की मात्रा है और कितने टाइम तक अग्नि देनी है, इसका निर्धारण कौन करता है? पुट करता है, इसलिए, ठीक है, ये चीज। और जो है पुट के द्वारा मैंने आपको बताई थी गुण वृद्धि होती है और निर्दोष होते हैं द्रव्य। पुट के अब भेद की बात करते हैं। सूर्यपुट, चंद्रपुट और अग्निपुट 3 प्रकार के पुट होते हैं, ठीक है। अग्नि के आधार पर महापुट, गजपुट आदि अनेक प्रकार के जो है पुट माने गए हैं। तो सबसे पहले सूर्यपुट, नाम से पता लग रहा है इसमें अग्नि का जो सोर्स है वो क्या है? सूर्य है, ठीक है। किसी भी द्रव्य को भावना देने वाली औषधियों के स्वरस, कषाय आदि से भावित या तर्क करके धूप में रखकर सुखाने की विधि को सूर्यपुट कहते हैं। यानी अपन ने क्या किया, कोई भी औषधि द्रव्य का वो चूर्ण वगैरह बना लिया, उसमें किसी स्वरस आदि की भावना दे दी, फिर उसको सूखने के लिए सूर्य की धूप में रख दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? सूर्यपुट बोलते हैं। समझ में आ गया यहाँ पे सूर्यपुट? इसको रौद्रपुट या भानुपुट भी कहते हैं, ठीक है। फिर आगे आते हैं अपन चंद्रपुट पर। चंद्रपुट क्या है? चंद्रमा की किरणों से प्राप्त होने वाले ताप ऊर्जा के लिए भस्मीय द्रव्य को लेकर भावना देते हुए ऊष्मा चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता है, तो उसे चंद्रपुट कहते हैं। वही अपन ने काम किया कि भाई चूर्ण किया पहले तो धातुओं के भस्म वगैरह को, फिर उसमें अपन भावना दी भावना द्रव्यों से, तो फिर उसके बाद उसको सूखने के लिए रख दिया चंद्रमा की चांदनी में या चंद्रमा की रोशनी में, ठीक है। इस प्रकार से जो पुटपाक किया जाता है वो चंद्रपुट कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? चंद्रपुटी प्रवाल भस्म। सूर्यपुट में एग्जाम्पल में शिलाजतु के जो शोधन वगैरह हो गए, ठीक है, उसकी भस्म वगैरह हो गई, तो वो जो है किसमें? सूर्यपुट में अपन दे सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। फिर आता है अगला गोबरपुट। तो गोबरपुट का क्या है इसमें कि गौशाला में गाय के गोबर खुर से मर्दित गोबर का शुष्क चूर्ण ही गोमय कहलाता है। अब यहाँ पे एक आपको डाउट होगा, गोमय यहाँ पे इसको क्या बोला है? गोमय तो अपन ने जो गोबर का लिक्विड पार्ट था उसको बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे उस गोमय होता है, गोबर ही होता है एक तरह का, ठीक है, गोमय, ठीक है, लिक्विड पार्ट होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे जो उसके बाद बचा खुचा पार्ट है ना, लिक्विड निकालने के बाद शुष्क पार्ट, उसको यहाँ पे गोमय बोला है, ठीक है। पारद भस्म निर्माण के लिए गोबर या तुषों के द्वारा अग्नि देने को गोबरपुट कहते हैं। इसका उपयोग रस भस्म सिद्ध करने में होता है। पारद को जो है भस्मीभूत होने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है, इसलिए गोबर या तुषों की जो अग्नि है वो उसके लिए काफी होती है, उससे ही वो रस भस्म तैयार हो जाती है, ठीक है। फिर आता है लावक पुट। लावक पुट क्या है? एक पल की मात्रा में, यहाँ पे क्या है कि जो अपना ईंधन है उसकी मात्रा बता रखी है, एक पल की मात्रा में शुष्क गोमय चूर्ण या तुष के ऊपर द्रव्य युक्त मूषा को रखकर अग्नि प्रतप्त करके जो पुट देते हैं उसे लावक पुट कहते हैं। जिसमें अत्यंत मृदु द्रव्य जो भी होते हैं, जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, जो इजीली जिनकी भस्म बन जाती है, उन द्रव्यों का लावक पुट द्वारा पाक करते हैं, ठीक है। फिर अगला आता है अपना कुक्कुट पुट। तो कुक्कुट पुट क्या है? इसके लिए यहाँ पे है भूमि में 2 वितस्ती लंबा चौड़ा जो है गड्ढा करते हैं, लंबा चौड़ा व गहरा गड्ढा, उसके आधे भाग में उपले भरकर संपुट रख देते हैं, फिर शेष उपले भरकर अग्नि दी जाती है। इसे कुक्कुट कहते हैं, तो कुक्कुट पुट कहते हैं, ठीक है। एक परिभाषा तो ये है, ठीक है। कई जगह परिभाषा ऐसे भी आता है कि एक हाथ लंबे चौड़े गहरे गड्ढे में जो है वन्योपल डाल के और अपने मूषा रख के जो पाक किया जाता है उसको कुक्कुट पुट कहते हैं, ठीक है। कई जगह ऐसा आता है 16 अंगुल लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा जो है वो कुक्कुट पुट कहलाता है। उसमें ये अपने तो पहले आधे में भर दो गोबर के कंडे, फिर उसके ऊपर अपनी मूषा रख दो, फिर बाकी बचे में भी गोबर के कंडे भर दो, ठीक है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि जो 10 वन्योपल के द्वारा जो है अग्नि देते हैं वो कुक्कुट पुट कहलाता है। अलग अलग परिभाषा, इनमें से आप ये वाली जो है 2 वितस्ती वाली वो याद कर लेना, वो ज्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? स्वर्ण भस्म या रजत भस्म के निर्माण में जो है इसका उपयोग किया जाता है कुक्कुट पुट का। यहाँ पे आपको मान याद रखना है, गोबर पुट में कोई मात्रा नहीं दे रखी है, तो इसका उपयोग भी वैसे क्या है, अत्यंत जो मृदु द्रव्य उनके भस्म निर्माण के लिए जो है गोबर पुट का प्रयोग किया जाता है। लावा पुट, इसमें आपको ईंधन की मात्रा बता रखी है कि एक पल मात्रा में अपन को गोमय चूर्ण या तुष लेने हैं और उनको फिर अग्नि देनी है, ठीक है, फिर मूषा वगैरह रखनी है, तो ये अपना लावक पुट हो गया। कुक्कुट पुट में आपको प्रमाण बता रखा है कि 2 वितस्ती लंबा चौड़ा
और गहरा गड्ढा बनाना है, ठीक है। या फिर 1 हाथ लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा बना के उसमें 10 वन्यों पल डाल के और अग्नि देनी है, ये हो सकता है। या फिर 16 अंगुल लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा करके और उसमें फिर वही अपने गोबर के कंडे डाल के मूसा रख के पाक करने को जो है कुक्कुट पुट कहते हैं। स्वर्ण भस्म और रजत भस्म निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है कपोत पुट। कपोत पुट छोटा सा होता है, लघु पुट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। भूमि के अंदर एक छोटा गड्ढा खोदकर 8 वन्योपल द्वारा औषधि युक्त पारद को भस्म करने के लिए शराब संपुट कर अग्नि देने को कपोत पुट कहते हैं। कपोत पुट मतलब क्या किया अपन ने, एक छोटा सा गड्ढा किया, कितना बड़ा गड्ढा, जिसमें 8 वन्योपल या 8 कंडे आ सके, ठीक है। तो 8 वन्योपल अपन ने डाल दिया उसमें। फिर उसके बाद वो जो पारद है उसकी, जिसकी भस्म बनानी है, उसको शराब संपुट करके, यानी वही एक सराई ली, उसमें पारद और औषध का योग डाला, फिर ऊपर से दूसरी सराई उल्टी रखी और संधि बंधन कर दिया, तो वो शराब संपुट हो गया, ठीक है। तो उस शराब संपुट को उन 8 वन्योपल पे रखकर और अग्नि दे दी। इस प्रकार पाक करने से जो भस्म तैयार होती है वो क्या बोलते हैं, कपोत पुट से तैयार भस्म होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। फिर अगला आता है वराहपुट। वराहपुट थोड़ा और अग्नि का मान बढ़ गया। यहाँ पर एक रत्नी यानी 22 अंगुल लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा बनाया। उसमें कितने, यहाँ पे आपको उपलों की मात्रा याद रखनी। टोटल उपले कितने यूज लिए यहाँ पे, वन्योपल 500, जिनमें से सबसे पहले नीचे कितने रखे, 350, फिर अपने रखे मूसा या शराब, फिर उसके ऊपर रखे 150 उपले, ठीक है। फिर उसको जो है अग्नि दी जाती है, इसको वराहपुट कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये मैंने एक गड्ढा किया, ठीक है, केवल वराहपुट के लिए बता रहा हूँ, आपको सबके लिए ये मानना है। इसमें 22 अंगुल लंबा, 22 अंगुल चौड़ा और 22 अंगुल जो गहरा, मतलब लंबाई चौड़ाई गहराई वो दोनों तीनों रूप में है ना। तो इतना बड़ा जो है अपने गड्ढा कर देना है, ठीक है। गड्ढा कर दिया, पहले तो इसमें क्या करना है, 350 जो है उपले भर देने हैं नीचे की साइड, ठीक है। कितने, 350। फिर उसके बाद अपना शराब संपुट रख दिया, ये शराब संपुट है। फिर ऊपर से कितने और रख दिया अपन ने, 150। तो टोटल कितने, 500 फुट अपन ने यूज लिए, 350 नीचे 150 ऊपर। तो ये और कितने लाइन लेंथ विड्थ का था, 22 बाई 22 बाई 22 अंगुल, ठीक है। ये क्या कौन सा हो गया, वराहपुट। गजपुट में क्या होता है, 22 की जगह अपन 30 अंगुल ले लेते। हाँ बोलो। हाँ ठीक है। आ, देखो आज की डेट में तो ये क्या है, अपन लकड़ी के जो है लकड़ी यूज करते हैं ज्यादा, लकड़ी या कोयला। पहले के टाइम में क्या होता था, वन्योपल का है ना एक स्पेशलिटी थी, जो गायों को चराने जाते थे और वो वन में जाके फिर वो जो गोबर करती थी ना, उनकी सबकी साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होती थी। तो पहले के जो आचार्य होते थे वो सब चीज नेचर से रिलेटेड करते थे। जैसे कि कोई कुष्ठ वगैरह, आप उनके लक्षण वगैरह भी पढ़ोगे ना, तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताऊं, चर्म कुष्ठ होता है एक, उसमें क्या बोला है कि उसमें अपनी स्किन कैसे हो जाती है, हस्ती चर्मवत, मतलब हाथी के चमड़े के बराबर। तो पहले के जो लोग होते थे, पहले के जो आचार्य होते थे, वो हर चीज का कोरिलेशन किससे करते थे, नेचर से। तो उन्होंने इस वन्योपल की मात्रा या संख्या के आधार पर अग्नि की मात्रा बताई है कि अपन ने यहाँ पे 500 उपले काम में लिए, तो 500 उपले जितनी हीट जनरेट करेंगे, उतनी हीट अपन को ये भस्म तैयार करने के लिए देनी है। समझ में आ गया। तो पहले ऐसा कोई डिग्री टेम्परेचर, मैंने मैंने आपको मैंने आपको बताया ना कि जो वन्योपल होते थे ना, उनकी साइज और वेट ऑलमोस्ट इक्वल होते थे, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता था। तो इसलिए वो उन्होंने उस हिसाब से ही अपने जो है मात्रा बताई थी। नहीं तो 500 क्यों बताते, वो क्वांटिटी फिक्स क्वांटिटी क्यों बताई आचार्यों ने, वो इसलिए बताई क्योंकि और सिमिलर साइज के होते थे वो कंडे गोबर के, ठीक है। समझ, हाँ जी, हाँ। बाकी और मैं आपको क्लियर करके
इसके बारे में और डिटेल में बता दूंगा, पर है कॉन्सेप्ट इसका यही। पहले के टाइम में क्या होता है, जो वन्योपल जो अपन यूज करते थे ना, मैंने पूछा था इस चीज का कि ये वन्योपल नाम क्यों दिया है, तो मेरे को बताया गया था कि जो वन्योपल होता है ना, वो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के होते हैं, सिमिलर वेट के से होते हैं, इसलिए। ठीक है, तो हाँ 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 हाँ। आजकल आजकल वो टेम्परेचर बेस पे होता है, टेम्परेचर इनके अलग अलग टेम्परेचर फिक्स कर रखे हैं, स्टैंडर्ड फिक्स कर रखे हैं। मैं वो स्टैंडर्ड भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, मेरे को मिलते हैं तो। ठीक है, फिलहाल के लिए आप ये याद रखिए कि 500 जो है वन्योपल प्रयोग किए जाते थे वराहपुट में। ठीक है, क्लास अभी एंड होने वाली है, तो एक बार अपन वापस जुड़े बीच में, नहीं तो एंड होगी टॉपिक के बीच में। मैं एंड करता हूँ क्लास, है ना, वापस ज्वाइन होना।